नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी आम्रपाली। आम्रपाली में खटर पटर शुरू हो गई थी। रंग रोगन से लेकर कारपेंटर, रिपेयरिंग, साफ सफाई, मतलब कि हर काम बहुत तेजी से चल रहा था। एक महीना होते होते आम्रपाली किसी दुल्हन की तरह सज गया। गेट पर दरबान राम सिंह नियुक्त कर दिया गया था। आगे पीछे के बड़े बड़े लॉन की घास की कटाई कर दी गई थी। आम्रपाली का इंटीरियर भी काफी सुंदर कर लिया गया। थोड़े समय के लिए इतना खर्च करने में शंकर कसमसा रहा था, पर सरस और रचिता ने उसे आश्वस्त कर दिया। शादी व इंटीरियर की पूरी जिम्मेदारी वेडिंग प्लानर सरस व पत्नी इंटीरियर डेकोरेटर रचिता की थी। जब भी खर्चे की बात होती, दोनों कह देते, आप फिक्र मत कीजिए, बेटी की शादी धूमधाम से कीजिए। रुपया कहाँ जा रहा है, उसका हिसाब बाद में हो जाएगा। दरअसल आम्रपाली के मालिक शिव प्रसाद जी के बड़े बेटे शंकर की इकलौती बेटी की शादी थी। शिव प्रसाद जी की पत्नी की मृत्यु काफी कम उम्र में ही हो गई थी। उनके 3 बेटे व 1 बेटी इस आम्रपाली में ही बड़े हुए, खेले कूदे और फिर घोंसला छोड़कर उड़ चले। कुछ वर्षों तक तो शिव प्रसाद जी आम्रपाली में अकेले नौकर चाकरों के साथ रहे। फिर शंकर के पास दिल्ली रहने चले गए। उनके बायां अंग लकवाग्रस्त होने के कारण पिछले लगभग 10 महीने से उनकी जिंदगी व्हील चेयर की होकर रह गई थी। लेकिन पोती चिंकी की शादी के लिए जब उन्होंने टूटे फूटे शब्दों व हाव भाव में किसी तरह अपनी दिली इच्छा व्यक्त की कि चिंकी की शादी अंबाला के अपने पुश्तैनी घर आम्रपाली से की जाए, तो बेमन से शंकर ने मान लिया था। सरस और रचिता के बारे में शिव प्रसाद जी के एक वकील दोस्त अभय वाजपेयी ने जानकारी दी थी। उन्होंने शंकर से कहा था कि घर एक बार रिपेयर करके घर व शादी की पूरी जिम्मेदारी सरस व रचिता पर डाल दो और बेफिक्र हो जाओ। आम्रपाली पूरी सज धज व अपनी वैभवशाली विरासत समेटे नए कलेवर के साथ अपने उत्तराधिकारियों के स्वागत के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले शंकर अपनी पत्नी शामी, बेटी चिंकी व पिता शिव प्रसाद जी के साथ पहुंचा और नीचे के तल का सबसे बड़ा कमरा हथिया लिया। उनके कमरे के बगल वाले कमरे को चिंकी ने पसंद कर लिया। आखिर चिंकी की शादी थी तो उसकी पसंद सर्वोपरि थी। प्रवेश द्वार के एकदम सामने वाले कमरे में शिव प्रसाद जी का इंतजाम कर दिया गया, क्योंकि उनके साथ 10 महीने से साथ रह रहा अटेंडेंट नंदन भी रहेगा। वह बाहर वाले कॉमन टॉयलेट का इस्तेमाल कर लेगा। शिव प्रसाद जी का दूसरा बेटा समर का परिवार भी दिल्ली में रहता था। कुछ दिन बाद समर भी अपनी पत्नी स्मिता व बेटे अभी के साथ पहुंच गया। 4 बेडरूम नीचे के तल पर थे और 4 ऊपर के तल पर। नीचे के 3 बेडरूम तो भर गए थे। चौथा सरस व रचिता अपने लिए रखने के लिए कह गए। उनका कहना था कि साथ रहकर काम करना अधिक सहज हो जाएगा। छोटी छोटी जरूरतों के बारे में पता चलता रहेगा, इसलिए समर का परिवार ऊपर के मंजिल पर चला गया। विवाह से 1 हफ्ता पहले मुंबई से वरुण भी पत्नी रीना व अपने 2 किशोर व बच्चों श्रिया व कियान के साथ आ गया। उसी दिन शिव प्रसाद जी की बेटी शालिनी भी अपने पति रमन के साथ पहुंच गई। शालिनी की बेटी की शादी हो गई थी और वह अमेरिका में थी, इसलिए विवाह में शामिल नहीं हो पा रही थी। अब आम्रपाली पूरी तरह से आबाद व गुलजार हो गया था। शंकर, समर, वरुण व शालिनी चारों भाई बहन अपने अपने परिवारों के साथ बहुत समय बाद एक साथ रह रहे थे। ऊपर के तल पर 4 बेडरूम में से समर, स्मिता व वरुण रीना के 2 कमरे। एक कमरे में अभी और कियान व एक में शालिनी अपने पति रमन के साथ। शिया ने नीचे चिंकी के साथ डेरा डाल लिया। विवाह व सजावट का सारा इंतजाम तो रचिता और सरस देख रहे थे, इसलिए घर के सदस्य आम्रपाली में रहना खूब एंजॉय कर पा रहे थे। शादी के लिए अभी 1 हफ्ता बाकी था। रोज ही संगीत की महफिल सज जाती।
ढोलक के साथ साथ फिल्मी गानों पर डांस का समा बांध देते। चिंकी, अभी, शिया और कियान नई पीढ़ी के तो युवा थे ही, पर पिछली पीढ़ी भी कोई बुजुर्ग न थी, और साथ में रचिता व सरस, जिन्हें जब मौका मिलता उनके साथ शामिल हो जाते। उनकी उम्र ही ऐसी थी कि वे किसी भी उम्र के साथ फिट हो जाते। महफिल शिवप्रसाद जी के कमरे से लगे हुए हॉल में जमती। शिवप्रसाद जी की व्हीलचेयर उनके दरवाजे के बीचों बीच रख दी जाती, ताकि वे सब कुछ देख सकें और सबकी उपस्थिति को महसूस कर सकें। विवाह से 5 दिन पहले आम्रपाली के सर्वेंट क्वार्टर में वर्षों रह चुका माली जगजीवन, जो माली कम परिवार का सदस्य ज्यादा था, अचानक आधमका और आते ही शिवप्रसाद जी के पैरों से लिपटकर रोने लगा। जगजीवन को आया देखकर सारा परिवार वहां पर सिमट आया। अरे जगजीवन, तुम कहाँ चले गए थे? शंकर उसे पिता से अलग करते हुए बोला। जब मालिक भी यहाँ से चले गए भैया, तो मैं यहाँ क्या करता? अकेले बंगले में रहने में डर लगता था, इसलिए अपने परिवार को गांव भेजकर एक स्कूल में मालीगिरी करने लगा। वहीं रहने के लिए कोठरी भी मिल गई, पर आसपास के बंगलों में लोग रह रहे थे, डरने की क्या बात थी? पिताजी बोलकर गए थे तुम्हारी तनख्वाह भेजते रहेंगे, समर बोला। तनख्वाह की बात नहीं थी भैया, तुम जानो, अकेले बंगले में बहुत डर लगता था। तुम्हें हमारे आने का कैसे पता चला? वरुण बोला। स्कूल के लिए पौध लेने जा रहा था नर्सरी, बंगले में हलचल दिखी। राम सिंह से पूछा तो पता चला शंकर भैया की बिटिया चिंकी की शादी है। सब लोग आए हैं और मालिक भी। बस अब तो स्कूल से कुछ दिन की छुट्टी ले लूंगा और यहीं रहूंगा, जगजीवन खुशी खुशी बोला। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया जगजीवन, पिताजी को भी तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगेगा, शालिनी बोली। पर मालिक को यह क्या हो गया बिटिया? जब यहाँ से गए थे तो भले चंगे थे। उनके आधे हिस्से में लकवा मार गया जगजीवन, बोल नहीं पाते हैं ठीक से, पर समझ जाते हैं, शालिनी दुखी होकर बोली। सब खुश थे, रोजमर्रा की चिंताओं से अलग, जिम्मेदारियों से विलग, सबके साथ एक अलग तरह के एहसासों से भरी जिंदगी सांस ले रही थी। यह आम्रपाली भी जैसे महसूस कर रहा था, पर कुछ ऐसा भी था जो व्हील चेयर पर असहाय बैठे शिव प्रसाद ही जानते थे और कुछ समय से महसूस करने लगे थे। वह थी उनकी वसीयत को लेकर चिंता। जब से वे लकवाग्रस्त हुए थे, तब से उनके चारों बच्चों में से जो भी उन्हें मिलने आता, उनसे अकेले में वसीयत के विषय में चर्चा अवश्य करता। चारों भाई बहन जानना चाहते थे कि पिता ने आखिर वसीयत की भी है या नहीं, और अगर की है तो कितना किसको दिया है। वे सब सुनते थे, समझते थे, पर बहुत कुछ न बोल पाते थे, न बोलने की कोशिश करते थे। पर इतना उन्हें समझ में आ गया था कि तीनों बेटों में एक दूसरे से ज्यादा हिस्सा लेने की होड़ मची है। कहते हैं बेटी माता पिता के बहुत करीब होती है, पर शालिनी बेटी होते हुए भी उनसे हमेशा पाने की ही उम्मीद रखती थी, पर कभी भी उनके प्रति दर्द महसूस नहीं करती थी। बेटी भी भाइयों की तरह ही पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार है। वह यह तो जानती थी, पर बेटी बराबर से माता पिता की देखभाल के लिए भी उत्तरदायी है, यह नहीं जानना चाहती थी। विवाह को 3 दिन शेष रह गए थे। रात का 1 बज रहा था। शामी सो गई थी, पर शंकर किसी हिसाब किताब में उलझा था। तभी उसे दरवाजे के चरमराने की आवाज सुनाई दी। इस समय किसका दरवाजा खुला सोचकर शंकर ने झट से अपना दरवाजा खोला, लेकिन तभी खट की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। शंकर अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गया। पिता के कमरे का दरवाजा हल्का सा भिड़ा था। शंकर ने दरवाजा खोलकर देखा। कमरे में मध्यम रोशनी थी। पिता के बेड के पास ही नंदन तख्त पर बिछे अपने बिस्तर पर बेखबर सो रहा था। शंकर कमरे से बाहर आया तो पता नहीं क्यों उसके मन में शक आया कि शायद सरस के कमरे का दरवाजा खुला था और उसे बाहर आते समझ उसने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन फिर सोचा यह उसका वहम मात्र है। इतनी रात में भला सरस सोने के बजाय बाहर क्यों आना चाहेगा, और आएगा तो फिर दरवाजा ऐसे बंद क्यों कर लेगा। लाइट बंद कर वह सो गया, लेकिन रात की दुविधा में
अल्ल सुबह नींद खुल गई। थोड़ी देर अलट पलट कर उठ खड़ा हुआ। बाहर आकर रसोई के पिछले दरवाजे पर जाकर देखा। केटरिंग के लिए जिनको रखा हुआ था वे लोग आ गए थे। शंकर ने उन्हें आवाज़ देकर चाय बनाने के लिए कहा। वापस आया तो सीढ़ी पर कुछ पड़ा हुआ नजर आया। पास जाकर देखा तो एक स्कार्फ था। शंकर ने उसे उठा लिया और ध्यान से देखता हुआ स्मृति पर जोर डालने लगा। याद आया कल यह स्कार्फ उसने रात में शालिनी के गले में देखा था। यह सीढ़ी पर कैसे आया, सोचता हुआ शंकर ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठकर सोचने लगा। हो सकता है रात को जब शालिनी सोने गई होगी तो उसके गले से गिर गया होगा। सोचकर उसने अपनी उलझनों को विराम लगाया। चाय आ गई थी, वह चाय पीने लगा। पूरा दिन शादी की तैयारियों की आपाधापी में व्यतीत हो गया था। रात को थकान के कारण जल्दी नींद आ गई, लेकिन किसी को बेहद हल्के स्वर में कुछ बोलते सुन शंकर की नींद खुल गई। वह तुरंत बिस्तर से उठकर बिना लाइट जलाए ही धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने लगा। बोलने का स्वर पिता के कमरे से आ रहा था। आश्चर्यचकित शंकर थोड़ा ओट में हो पिता के कमरे के दरवाजे पर जाकर झिर्री से अंदर झांकने लगा। पिता बिस्तर पर बैठे थे और सरस जमीन पर बैठ उनकी गोद में हाथ रख लगभग उनके कानों से मुंह सटाए कुछ कह रहा था। वे कुछ सुन पा रहे थे या नहीं, इतनी दूर से शंकर समझ नहीं पा रहा था। फिर सरस ने उन्हें लिटाकर लिहाफ उड़ा दिया और बाहर आने को तत्पर हुआ। शंकर जल्दी से वापस मुड़ा तो उसकी नज़र बाहर वाले टॉयलेट पर पड़ी, जहां से नंदन बाहर निकल रहा था। इसका मतलब नंदन कमरे में नहीं है। तभी सरस के बाहर आने के अंदेशे से वह अपने कमरे के अंदर घुस गया। शंकर इस समय अजीब सी कश्मकश व दुविधा से घिर गया था। सरस की हिम्मत कैसे हुई इतनी रात में पिताजी के कमरे में जाने की, और ऐसी क्या बात थी जो वह उन्हें समझाने की चेष्टा कर रहा था। उसे खुद पर आश्चर्य हुआ कि क्यों नहीं उसने तुरंत अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाया, पर शायद उसे यह सब आकस्मिक नहीं लग रहा था। नंदन का ठीक उसी वक्त कमरे में न होना, सरस का कमरे में जाना, कोई न कोई साजिश जरूर चल रही है। हो सकता है इसमें किसी भाई की या फिर शालिनी और उसके पति की कोई चाल हो। जायदाद को लेकर शादी की जिम्मेदारी के साथ यह एक नई समस्या सामने आ गई थी। वह रात भर सो नहीं पाया। कान हर खटके पर बाहर लग जाते और दरवाजे की झिर्री से बाहर की टोह लेने लगता। लेकिन उसके बाद सब शांत रहा। सुबह के समय थककर शंकर गहरी नींद सो गया। देर सुबह नींद खुली तो सारा घर जाग गया था। नित्य की चहल पहल थी। 2 दिन पहले जैसा शादी का घर होता है, आम्रपाली वैसा ही चमक व महक रहा था। सभी भाई बहन व सरस रचिता का व्यवहार भी सामान्य था, पर शंकर के मन में एक बहुत बड़ा कांटा फंस गया था। किसी भाई या शालिनी से भी वह बात नहीं कर पा रहा था कि पता नहीं कौन सरस के साथ मिलकर क्या चाल चल रहा हो और उसकी बात सुनकर सतर्क हो जाए। उसने शामी से भी कुछ नहीं कहा। औरतों के पेट में भी बात नहीं पचती, कहीं बात का बतंगड़ बना न दे। शादी सिर पर थी, इसलिए इस मामले को उसने फिलहाल शादी के बाद के लिए टाल देना ही उचित समझा। सरस अपने कमरे में किसी उधेड़ बुन में चुपचाप बैठा था। उसने एक नज़र टेबल पर रखी अपनी माँ की तस्वीर पर डाली। अभी उसने माँ की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर अगरबत्ती जलाई थी। कितने जतन किए थे उसने आम्रपाली में आने के लिए, तब जाकर वह यहाँ आ पाया था। पर शिव प्रसाद जी से अकेले में बात करने का मौका ही न मिल पाया था। बहुत मुश्किल से कल रात को मौका मिला था, जब नंदन टॉयलेट गया था। उसने धीरे से उसके टॉयलेट के दरवाजे की बाहर की कुंडी ऐसे लगा दी थी कि खुलने में देर लगे। पुराने दरवाजे थे, ऐसा होना स्वाभाविक था, किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन जब तक उसने शिव प्रसाद जी से अपनी बात शुरू की, उसे पता नहीं क्यों शक हुआ कि कोई उसे देख रहा है। इसलिए वह उन्हें लिटाकर वापस आ गया। वह डर गया था कि किसी को उसकी असलियत व आने का मंतव्य पता चल गया तो कहीं बना बनाया खेल बिगड़ न जाए।
और उसे आम्रपाली से बाहर न खदेड़ दिया जाए। शंकर ने उसे सुबह जिन निगाहों से देखा था, उससे उसे पक्का विश्वास हो गया था कि जरूर शंकर ने उसे शिव प्रसाद जी के कमरे में जाते या निकलते देखा है। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? रचिता उसे आश्चर्य से देखते हुए पूछ रही थी। कुछ डर लग रहा है रचिता, हमारा प्लान कामयाब तो रहेगा ना? सोचा न था कि वे हमें इस हालत में मिलेंगे। तुम चिंता क्यों करते हो, सब ठीक होगा। रचिता उसे दिलासा देती हुई बोली। ईश्वर करें ऐसा ही हो, लेकिन पता नहीं क्यों डर लग रहा है। तभी दरवाजे पर खटखट हुई और साथ ही शंकर की आवाज आई। सरस, जरा बात करनी है। सरस एकाएक घबरा गया। रचिता ने भरोसा दिलाते हुए उसके कंधे थपथपाए और दरवाजा खोल दिया। शंकर अंदर आ गया। कुछ गेस्ट आज भी आ रहे हैं और अभय बाजपेयी जी कल आ रहे हैं। उनके लिए कहाँ रूम बुक किया है? शंकर की बात सुनकर सरस ने राहत की सांस ली। आप बस जो गेस्ट जिस दिन आ रहे हैं मुझे बताते जाइए, शेष मुझ पर छोड़ दीजिए। शंकर वापस मुड़ा तो उसकी नज़र टेबल पर रखी तस्वीर पर पड़ गई। यह किसकी तस्वीर है? मेरी माँ की तस्वीर है, सरस बोला। माँ की इतनी बड़ी तस्वीर हमेशा साथ लेकर चलते हो? शंकर के चेहरे का भाव व्यंग्यात्मक था। हाँ, मुझे हमेशा से विश्वास है, जब मेरी माँ मेरे साथ होती हैं तो मेरा काम बहुत अच्छा होता है। शंकर का भाव समझकर भी उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। शंकर बिना कोई प्रतिवाद किए बाहर निकल गया, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसके दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुला रहा है। समर कमरे में तैयार होते होते अपनी पत्नी स्मिता से कह रहा था, पिताजी की वसीयत के बारे में शंकर भैया को जरूर पता होगा, पर बताएंगे नहीं। मुझे तो डर है कहीं उन्होंने यह आम्रपाली अपने नाम न लिखवा लिया हो। शालिनी की अपनी कश्मकश थी। वह अपने पति रमन से कह रही थी, पता नहीं पिताजी ने वसीयत कहाँ रख छोड़ी है, कुछ पता नहीं चल रहा। सोचा नहीं था कि पिताजी इस कदर बेजुबान हो जाएंगे। अगर वसीयत नहीं की होगी तो ये तीनों भाई मुझे कुछ नहीं देने वाले हैं, मुझे पता है। तुम सीधे सीधे पूछ क्यों नहीं लेती? रमन बोला। किससे पूछूं? स्मिता और रीना भाभी को बहाने से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वे तो कुछ नहीं फूटी। अब या तो उन्हें सचमुच कुछ पता नहीं या फिर मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, पर मैं भी अपना हिस्सा छोड़ूंगी नहीं। शालिनी ने गुस्से से होठ भींचे। वरुण दरबान को गेट पर बने रहने की हिदायत देकर ऊपर कमरे में गया तो रीना का मूड कुछ बिगड़ा हुआ था। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेरी तबीयत को क्या हुआ? शालिनी का सोच रही थी। शंकर भैया से कुछ पूछने की हिम्मत होती नहीं, हमें छेदती रहती है बहाने से वसीयत को लेकर। शामी भाभी मुझसे पहले भी कई बार फोन पर बताती थी कि शालिनी जब भी दिल्ली आती है पिताजी के पास ही घुसी रहती है। रीना बड़बड़ाते हुए बोली। हाँ, शालिनी और रमन दोनों ही काफी चालाक हैं। एक ही बेटी है, कहीं पिताजी ने यह आम्रपाली पूरा का पूरा शालिनी के नाम न लिख दिया हो। वरुण भी इस बात से चिंतित था। सभी अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे थे। शिव प्रसाद जी को भी तैयार कर व्हील चेयर में बिठाकर नंदन हॉल में ले आया था और उनका कमरा ठीक करने चला गया था। तभी एक गोंगो जैसी चीज की आवाज के साथ शिव प्रसाद जी व्हील चेयर से लुढ़क गए। सब जैसे थे वैसे ही उनकी चीख की दिशा में दौड़े। सबसे पहले सामने के कमरों से शंकर, शामी और चिंकी व श्रिया बाहर पहुंची। शिव प्रसाद जी व्हील चेयर से नीचे लुढ़क गए थे और उनके पैर व्हील चेयर में फंसे हुए थे। वे जमीन पर लगभग औंधे हो रखे थे। व्हील चेयर टेढ़ी हो गई थी, पर गनीमत थी कि उनके ऊपर नहीं गिरी थी। अरे पिताजी, गिर कैसे गए? शंकर, शामी व चिंकी मिलकर उन्हें सीधा करने लगे। तब तक सभी वहां पर पहुंच चुके थे। आवाज सुनकर नंदन भी घबराया हुआ कमरे से दौड़कर बाहर आ गया। तू कहाँ गया था पिताजी को इस तरह छोड़कर? वरुण गुस्से में बोला। मैं तो कमरा ठीक कर रहा था, लेकिन बाबूजी गिरे कैसे? इन्हें तो मैं व्हीलचेयर से बांध कर गया था। नंदन आश्चर्य से बोला। अब सबने ध्यान दिया। शिव प्रसाद जी की व्हीलचेयर पर एक डोरी हमेशा बंधी रहती थी। उन्हें अगर थोड़ा सा भी अकेला छोड़ना पड़े तो उन्हें पेट से डोरी लपेटकर पीछे व्हीलचेयर पर बांध देते थे, जिससे वे गलती से आगे की तरफ न गिर जाएं।
डोरी पास में ही नीचे पड़ी थी। पिताजी, आप कैसे गिर गए? शंकर उनके कान के पास मुंह लाकर बोला। उसने देखा पिता का चेहरा आतंकित लग रहा था और वे बार बार हॉल से दाएं तरफ वाले बरामदे से बाहर को जाने वाले रास्ते की तरफ सिर घुमाकर कुछ बुदबुदाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कुछ समय से उनका बोलना बहुत ही अस्पष्ट हो गया था। शंकर यूं ही उस बरामदे की दिशा में भी हो आया। उस तरफ बरामदे के बाद सर्वेंट क्वार्टर्स थे, जिसमें एक में माली रह रहा था, शेष दो बंद पड़े थे। पीछे खाली जगह थी, फिर घने पेड़ थे। वह वापस आ गया। नंदन को एक जबरदस्त डांट पिलाई। आम्रपाली के पीछे की तरफ तो इतने पेड़ हैं कि छोटा मोटा जंगल जैसा लगता है। कहीं कोई बंदर ना आ गया हो और पिताजी उससे डर गए हों। डोरी या तो अपने आप ही खुल गई या फिर बंदर भी डोरी खोल सकता है। जितने मुंह उतनी बातें। तभी एकाएक शंकर की नजरें सरस को ढूंढने लगी। सभी वहां पर उपस्थित थे, पर सरस नहीं था। सरस कहाँ है? उसने तेजी से रचिता से पूछा। उसने भी अनभिज्ञता से चारों तरफ देखा। तभी सबने देखा कि सरस उसी बरामदे से अंदर आ रहा था जहां से शंकर अभी देखकर आया था। तुम कहाँ थे? मैं तो अभी उधर से ही आ रहा हूं, शंकर ने कहा तो सबका ध्यान इस बात पर चला गया। एकाएक सारी बातें चलचित्र की तरह सबके मस्तिष्क में कौंध गईं। सब प्रश्नवाचक नजरों से सरस को देखने लगे। मैं तो पीछे के बरामदे में टेबल जोड़कर लंबी डाइनिंग टेबल बनाने की सोच रहा था। अपने पास चेयर्स की तो कमी नहीं है। आज से कुछ गेस्ट बढ़ जाएंगे, बाहर का व्यू भी अच्छा है, और फिर हॉल महिला संगीत के कार्यक्रम के लिए खाली भी करना है। सबको अपनी तरफ देखते पा वह अचकचाकर बोला। पर तुम पीछे तो थे नहीं, मैं तो वहीं से होकर आ रहा हूं, शंकर बोला। मैं बरामदे से उतरकर पीछे चला गया था। बिजली वाले को फोन किया है कि कुछ लाइट्स और लगा दे और कुछ पेड़ों पर भी लटका दे। पार्किंग में कुछ और लाइट्स लगानी पड़ेगी ताकि पूरा उजाला हो सके। सरस की बात का कोई भी जवाब न दे पाया। शायद उसे शिव प्रसाद जी के गिर जाने वाली घटना के बारे में या तो पता नहीं था या वह एक्टिंग कर रहा था। नाश्ता लग गया था। सब नाश्ते के लिए टेबल पर आ गए। शिव प्रसाद जी की प्लेट लगाकर नंदन उनके पास बैठकर दलिया खिलाने की कोशिश करने लगा। सब चुपचाप नाश्ता कर रहे थे, पर दिमाग में अजीब सी उलझन महसूस कर रहे थे। सभी लगभग एक ही बात सोच रहे थे कि रचिता और सरस परिवार के सदस्य नहीं थे। उन्हें घर में न ठहराकर बाहर ही ठहराना उचित रहता, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। शाम तक कुछ और गेस्ट भी आ गए। घर की सभी महिलाओं के पास शादी में पहनने वाले गहनों की सुरक्षा की मुश्किल हो रही थी। कमरों में बार बार ताला लगाना मुश्किल था, इसलिए यह तय किया गया कि पिताजी के कमरे में जो बड़ी व मजबूत अलमारी है, उसमें सभी अपनी ज़रूरी चीज़ें व कैश रख दें। उसकी एक चाबी शंकर के पास रहे, व एक चाबी पिताजी के तकिए वाली हिस्से में बिस्तर के नीचे छिपा दें, ताकि जिसको ज़रूरत पड़े उस चाबी से अलमारी खोल ले। पिताजी का कमरा एकदम सामने पड़ता है, इसलिए वहां पर निगरानी रखना भी सरल है। दूसरा, नंदन हर समय कमरे में रहता है। शादी को एक दिन रह गया था। शाम को महिला संगीत का कार्यक्रम घर में किया गया। उसके लिए हॉल काफी बड़ा था। सभी मेहमान पहुंच गए थे। शिव प्रसाद जी के दोस्त अभय वाजपेयी जी भी दोपहर की फ्लाइट से पहुंच गए। उन्हें देखकर शिव प्रसाद जी के चेहरे पर अजीब से राहत के चिन्ह नजर आए। रात को संगीत की महफिल जोरों पर थी। संगीत महफिल में बड़े क्या छोटे क्या सब अपनी मस्ती में थे। दूसरे दिन हल्दी बांध का कार्यक्रम भी पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। घर में पहली शादी थी, इसलिए फिलहाल सब प्रॉपर्टी की बात भूलकर शादी के रंग में रंग गए थे। माली जगजीवन भी भाग भाग कर कई कार्य फटाफट निपटा रहा था। रह रहकर उसके नाम की पुकार हो जाती और वह खुद को आम्रपाली का काफी महत्वपूर्ण सदस्य समझने लगता। हल्दी बांध का कार्यक्रम खत्म हुआ। लंच के बाद बाहर से आए मेहमान चले गए। रात को शादी थी। महिलाओं को पहले ब्यूटी पार्लर जाना था। शाम होते होते तक घर की सभी महिलाएं निकल गईं। घर में सिर्फ पुरुष रह गए। सबसे पहले सरस तैयार हुआ। रचिता को पार्लर फोन किया, वह लगभग तैयार ही थी। उसने सरस को पहुंचने के लिए कहा, क्योंकि दोनों को जल्दी विवाह स्थल पर पहुंचकर इंतजाम भी देखने थे।
शंकर शामी 7 बजे तक निकल गए। 8 बजे तक सभी चले गए। सबसे आखिर में वरुण और अभय वाजपेयी जी निकले। वरुण नंदन को सख्त हिदायत दे गया कि पिताजी को 1 मिनट भी अकेला ना छोड़े। गेट पर राम सिंह था, पीछे जगजीवन सर्वेंट क्वार्टर में था। सबके जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक कर जगजीवन भी 12 बजे तक अपने कमरे में चला गया। उसने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला तो आश्चर्यचकित रह गया। बारात अभी अभी पहुंच गई थी। द्वाराचार की रस्में पूरी होने के पश्चात जयमाल के लिए दुल्हन की पुकार शुरू हो गई। साजन से मिलन को सजनी सितारों से ढकी ओढ़नी की छांव में धीरे धीरे चली आ रही थी। अनुकूलित गीत संगीत वातावरण की सुंदरता को बढ़ा रहा था। जयमाल फेरे सभी मौकों पर घराती बराती सबका उत्साह उफान पर था। लड़की के माता पिता उत्साहित होने के साथ साथ एक अव्यक्त पीड़ा भी महसूस करते हैं। वही पीड़ा शंकर व शामी भी महसूस कर रहे थे। चिंकी उनकी इकलौती बेटी थी। उसके जाने के बाद घर एकदम सूना हो जाएगा। विदाई का समय आते आते सुबह हो गई। चिंकी माँ से लिपटकर रोए चली जा रही थी। चाचियों ने उसे किसी तरह अलग कर कार में बिठाया। बारात सबका धन्यवाद करते हुए विदा हो गई। सब वापस पलटे। रात भर के सभी थके थे। तभी शंकर के मोबाइल की घंटी बज गई। आम्रपाली से नंदन का फोन था। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? शंकर फोन पर कह रहा था। शंकर भैया, बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी को? हम घर ही आ रहे हैं। शंकर चौंक कर बोला। शंकर भैया, किसी ने बाबूजी को मार डाला, वे जिंदा नहीं हैं। नंदन लगभग रोता हुआ बोला। क्या? शंकर इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज सुनकर सब चौंक गए। अंदर की तरफ जाते सारे परिवारजन व रिश्तेदार शंकर के इर्द गिर्द जमा हो गए। हाँ भैया, मैं 10 मिनट के लिए 4 बजे के करीब टॉयलेट गया। मुझे 15-20 मिनट तो लगे होंगे। जब वापस आया तो मैंने यही सोचा कि बाबूजी सो रहे होंगे। मैं थोड़ी देर लेट गया, लेकिन फिर उजाला होने लगा था। बाबूजी को कोई हरकत न करते देख मैं उनके पास गया कि आज इतना कैसे सो रहे हैं, तो देखा वे ठंडे पड़े हैं। लेकिन तुमने उनको अकेले छोड़ा ही क्यों? गुस्से में शंकर जोर से चिल्लाया। बहुत जोर से आ गई थी, मजबूरी हो गई थी। फिर मैं रात भर से बाहर गया ही नहीं था। नंदन बेचारगी व दुख भरे स्वर में बोला। घर में किसी को आने या जाने मत देना, और न किसी को कुछ बताने की जरूरत है। जब तक हम घर नहीं पहुंचते हम एकदम निकल रहे हैं। शंकर ने फोन बंद कर दिया। क्या हो गया? पास खड़े समर व वरुण ने पूछा। हालांकि वस्तु स्थिति से सभी अवगत हो गए थे। पिताजी को किसी ने मार डाला। शंकर मायूसी व दहशत से बोला। इस घटना ने सबके बीच खलबली मचा दी। सभी दहशत में आ गए थे। हमें पहले पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। देर करने से हत्यारा पकड़ से दूर हो जाएगा। अभय वाजपेयी जी बोले। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे पास है उस एरिया की चौकी का नंबर। पास ही में खड़े शादी में आए एक रिश्तेदार ने कहा। समर उससे नंबर लेकर मिलाने लगा। थाना इंचार्ज को सारा डिटेल बताकर सब कार में बैठकर घर की तरफ चल दिए। शादी की खुशी व इतने शानदार जश्न के बाद पिता की हत्या की घटना ने सबको खामोश कर दिया था। कार में बैठे शंकर के मन में पिछले दिनों से घटी घटनाएं किसी चलचित्र की तरह चल रही थीं। ऐसा लगता था कि जैसे पिता की हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि यह एक सुनियोजित साजिश है। लेकिन यह साजिश आखिर कौन कर सकता है? वे सभी परिवारजन तो साथ ही थे, तो क्या किसी ने पैसे देकर पिता की हत्या की साजिश रच डाली? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन इतना क्रूर कौन हो सकता है? आखिर पिताजी तो मरणासन्न स्थिति में ही थे। कुछ महीने या साल भर में वह अपनी स्वाभाविक मृत्यु से भी संसार त्याग सकते थे। आखिर उनकी मृत्यु से किसको फायदा हो रहा था? या फिर मारने से पूर्व हत्यारे ने उनसे किसी कागज पर अंगूठा लगवा लिया? अभी तक पिताजी की वसीयत के बारे में तो वह स्वयं भी नहीं जानता कि उन्होंने अगर वसीयत की है तो किसके पास रख छोड़ी है, क्योंकि घर में तो कहीं नहीं मिली थी। आम्रपाली में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पिताजी के नाम कोई लॉकर भी नहीं था, न यहाँ और न दिल्ली में। फिर शंकर का दिमाग पिता के मर्डर की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा था। दोनों तीनों कमरों में सभी खामोश व हतप्रभ बैठे थे। सारे राज भविष्य के गर्भ में छिपे हुए थे। तभी घर से नंदन का फोन दोबारा आ गया। शंकर ने फोन उठा लिया। हाँ बोलो,
क्या बात है? भैया पुलिस वाले आए हैं, क्या करूं भैया? नंदन बोला। मेरी बात कराओ जरा। नंदन ने फोन पुलिस इंस्पेक्टर को दे दिया। यस, इंस्पेक्टर देव स्पीकिंग। सर हम सब पहुंचने ही वाले हैं, हमारे आने तक वेट कर लें प्लीज, शंकर बोला। ठीक है। इस हड़बड़ाहट व अंतर्द्वंद के बीच सब भूल गए थे कि सरस व रचिता कहाँ है। 5 मिनट में सब आम्रपाली के गेट पर पहुंच गए। पुलिस इंस्पेक्टर देव अपनी टीम के साथ खड़ा था। शंकर ने कार से उतरकर अपना व अपने सभी परिवारजनों का परिचय दिया। अभय वाजपेयी जी भी साथ थे। शंकर ने उनका परिचय भी दिया कि वे वकील हैं और पिताजी के बहुत पुराने जानने वाले व दोस्त रहे हैं। सब अंदर आ गए। दरबान को घूरता इंस्पेक्टर देव शिवप्रसाद जी के कमरे तक पहुंचा। शिवप्रसाद जी बिस्तर पर अचेत पड़े थे। उन्हें देखकर सभी की आंखें एक बार छलछला आईं। शालिनी की तो सिसकियां ही निकल गईं। शंकर ने शामी को उसे चुप कराने को कहा। आम्रपाली में इतने ही लोग रह रहे थे या आप लोगों के अलावा भी कोई था? देव सब तरफ ध्यान से देखते हुए बोला। हमारे अलावा वेडिंग प्लानर सरस व उसकी पत्नी इंटीरियर डेकोरेटर रचिता भी रही थी और पीछे क्वार्टर में माली जगजीवन है। जो यहाँ है उन सबको बुला दो, सबके बयान लेने होंगे। सर क्या मैं पिताजी के पास जा सकता हूँ? शंकर बोला। नहीं, कमरे में किसी भी वस्तु को कोई हाथ नहीं लगाएगा और ना ही डेड बॉडी को। मैंने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में खबर कर दी है, वे आते ही होंगे। कहकर इंस्पेक्टर देव अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें लेने लगा। थोड़ी देर में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से 2 लोग व डॉक्टर भी पहुंच गए। कमरे की हर कोने की तस्वीरें ली गईं। फिंगरप्रिंट्स व डॉक्टर ने डेड बॉडी को देखा। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि मुंह दबाकर सांस रोकी गई, क्योंकि गले पर उंगलियों के निशान नजर नहीं आ रहे थे, जिससे लगे कि गला दबाकर हत्या की गई। बॉडी के पोस्टमार्टम से ही असली कारण पता चलेगा, डॉक्टर देव से कह रहा था। सुनकर चारों भाई बहन का हृदय कसक गया। वरुण बोला। सर उनके शरीर में है ही क्या पोस्टमार्टम के लिए? शरीर की छीछालेदर हो जाएगी। केस की छानबीन करने के लिए पोस्टमार्टम तो करना ही पड़ेगा, क्या यह बताने की जरूरत है? वरुण चुप हो गया। इंस्पेक्टर देव हॉल में कुर्सी पर बैठ गया और अपने असिस्टेंट से सबके बयान लेने को कहा। घर में उस समय सिर्फ दरबान, राम सिंह, नंदन व जगजीवन 3 ही लोग थे, इसलिए पहले इन तीनों के ही बयान ले लो। राम सिंह ने बताया कि सबके जाने के बाद पूरी रात गेट बंद कर अंदर से लॉक कर दिया था और वह बगल में ही बने अपने कैबिन में कुर्सी पर ही अधलेटा सा बैठा था। तुम्हें नींद आ गई होगी, तब किसी ने गेट खोल दिया होगा, देव का असिस्टेंट पुरु बोला। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोया था कि कोई गेट खोल दे। गेट की एक चाबी है जो हमेशा मैं अपनी जेब में रखता हूं। नंदन ने जो कुछ शंकर को बताया था सब कुछ वैसा ही पुलिस वालों को बता दिया। जगजीवन को बुलाओ, वो कहाँ है? सभी लोग यहाँ पर हैं, फिर इतनी देर से यह शख्स कहाँ नदारद है? इंस्पेक्टर देव आश्चर्य से बोला। अब सबका ध्यान इस तरफ गया। घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई और माली जगजीवन अभी तक कैसे सो रहा है? समर पीछे की तरफ जाकर जगजीवन को आवाज देने लगा, लेकिन कोठरी से उसकी कोई आवाज नहीं आई। सभी एकदम सकते में आ गए। तो क्या माली इतनी बड़ी वारदात करके भाग सकता है? देव ने अपने साथ आई पुलिस टीम को पीछे जाकर सभी कमरों व पेड़ों के आसपास की जगहों की तलाशी लेने को कहा। पुलिस टीम सब जगह फैल गई। जगजीवन का कहीं अता पता नहीं था। देव भी इधर उधर अपनी खोजी नजरें दौड़ा रहा था कि एकाएक एक पुलिस वाला जोर से चिल्लाया, सर यहाँ देखिए। इंस्पेक्टर देव दौड़कर वहां तक पहुंचा और साथ में शंकर, समर व वरुण भी। अरे यह क्या? दहशत से सबके मुंह से एक साथ निकला। पहले दिन रात को जब सब घर से विवाह स्थल के लिए चले गए, तब सारी व्यवस्था ठीक ठाक करके जगजीवन 12 बजे अपने कमरे में पहुंचा तो रंजीत को अपने कमरे में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्यों, ससुर के घर दामाद नहीं आ सकता क्या? रंजीत धृष्टता से बोला। वह नशे में था। मेरा कोई दामाद नहीं है, और फिर अब तो मेरी बेटी भी जिंदा नहीं है, तो तुमसे भी मेरा कोई नाता नहीं रह गया, जगजीवन घृणा से बोला। बेटी न सही, तुम्हारी नातिन का पिता तो मैं हूं ही। रंजीत कुटिलता से मुस्कुराया।
बुढ़ऊ ने तुम्हारे नाम भी तो कुछ रुपया किया है, बस वही पूछने आया था। यह सब तुम्हें कैसे पता? जगजीवन अचानक बुरी तरह चौंक गया। तुम्हारा दामाद हूं आखिर, मेरा भी तो कुछ हक बनता है। अपना हक मांग लो, रंजीत गंभीर होकर बोला। खबरदार जो ऐसी बात मुंह से निकाली। वर्षों सेवा की है इस परिवार की, जब कोई न था तो मैं ही था मालिक के साथ। स्नेहवश उन्होंने उस समय कह दिया। मैं उस बात को भूल गया। तुम यहां से कृपा करके चले जाओ, जगजीवन कातर स्वर में बोला। तुम भूल गए ससुर जी, पर मैं नहीं भूला। तुम बुढ़ऊ से अपना हिस्सा मांगो और मुझे दे दो, नहीं तो मेरी बेटी दे दो। रंजीत का स्वर भयावह रूप से डरावना था। ताकि तुम उस मासूम को किसी के हाथ बेच दो? जगजीवन गुस्से में बोला। मेरी बेटी है, कमा कर खिलाएगी अपने बाप को, जैसे भी खिलाए, या फिर तुम दो। रंजीत हिस्टीरियाई अंदाज में बोला। रंजीत, तुम चुपचाप यहां से चले जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बहुत देर तर्क वितर्क के बाद भी जगजीवन रंजीत की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। ठीक है, फिर मैं बुढ़ऊ से ही मांग लेता हूं, कहकर रंजीत अंदर की तरफ चल दिया। जगजीवन ने उसे पकड़ लिया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। रंजीत ने पास पड़ा डंडा जोर से जगजीवन के सिर पर मार डाला। जगजीवन बेहोश हो गया। उसने नीचे गिरी चाबी उठाई, जगजीवन को वहीं छोड़ किचन के पीछे के दरवाजे का ताला खोला और अंदर चला गया। हॉल में पहुंचकर उसने शिवप्रसाद जी के कमरे की बाहर से टोह ली। अंदर नंदन तख्त पर सो रहा था। रात के 3 बज रहे थे। उसे जल्दी से जल्दी अपना काम करना था। वह हॉल के एक कोने में फर्नीचर के पीछे छिपकर बैठ गया। 1 घंटा बीत गया। 4 बजे के करीब नंदन बाहर निकला और टॉयलेट की तरफ चला गया। यह देखकर रंजीत कमरे में घुस गया। वह कमरे में चारों तरफ देखने लगा। शिवप्रसाद जी के पास गया तो वे जाग रहे थे और उसकी तरफ अजनबियत से देख रहे थे। वह उनकी तकिए के नीचे चाबी खोजने लगा। उसे खबर थी कि तकिए के नीचे चाबी है और सब कुछ इस बड़ी अलमारी में रखा है। लेकिन उसे चाबी ढूंढते देख शिवप्रसाद जी में न जाने कहां से ताकत आ गई। उसकी बांह उनके मुंह पर चिपकी हुई थी। उन्होंने वहां पर अपने दांत गड़ा दिए और दाएं हाथ से कोशिश करके उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक जोर से दांत चुभने के कारण रंजीत ने दर्द से बिलबिलाकर दूसरे हाथ से बिना सोचे समझे जोर से उनकी कनपट्टी पर दे मारा। चोट इतनी बड़ी नहीं थी, पर मजबूत हाथ का वार शिवप्रसाद जी सहन न कर पाए और वहीं लुढ़क गए। उन्हें लुढ़कते देख और उनकी आंखें तनते देख रंजीत घबरा गया। वह उल्टे पैर बाहर निकल गया। किचन के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर उसका इरादा पेड़ों के पीछे जाकर चुपचाप दीवार फांदकर भाग जाने का था। पर तभी जगजीवन हाथ में डंडा लिए न जाने किधर से सामने आ गया। मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, नमक हराम, क्या करके आया है अंदर से? वह डंडा उस पर मारने को हुआ, पर जवान उम्र के रंजीत पर उसका बस न चला। रंजीत अंदर की घटना से इतना घबराया हुआ था कि उसने सोचा कि यदि इसको छोड़ दिया तो वह पकड़ा जाएगा। उसने हड़बड़ाहट में जगजीवन के हाथ से डंडा छीनकर उसके सिर पर 3-4 वार किए और उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर पीछे की दीवार से कूदकर भाग खड़ा हुआ। आम्रपाली में 2-2 मर्डर हो गए और घर में रहने वाले नंदन और दरबान को खबर तक न हुई। देव सामने पड़ी जगजीवन की छत विछत लाश को देखकर बोल रहा था। आम्रपाली में 2-2 मर्डर हो गए और घर में रहने वाले नंदन और दरबान को खबर तक नहीं हुई। देव सामने पड़ी जगजीवन की छत विछत लाश को देखकर बोल रहा था। सही कहा सर, लगता है इसमें इन दोनों का भी हाथ है। देव का असिस्टेंट पुरुराज गंभीर स्वर में बोला। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आने तक हमें रुकना पड़ेगा। पुरुराज, तुम दोनों बॉडी की प्रथम दृष्टया जांच और उपस्थित लोगों के बयान की सब व्यवस्था करो। जी सर, पुरुराज बोला और साथ ही अपने साथ आई पुलिस टीम को निर्देश देने लगा। आप कह रहे थे कोई रचिता और सरस भी आप लोगों के साथ आम्रपाली में रह रहे थे। वे लोग कहाँ हैं? अभी तक नजर नहीं आए। सबके बयान लेने के बाद पुरुराज शंकर से बोला। अब सबका ध्यान इस तरफ गया। सबके मुंह से एक साथ निकला, रचिता और सरस कहाँ गए? लगभग 3 घंटे होने वाले हैं। हमें होटल से आए और अभी तक वे दोनों घर नहीं पहुंचे। शंकर आश्चर्य से बोला।
मैं फ़ोन लगाता हूँ, कहकर समर फ़ोन मिलाने लगा, लेकिन दोनों के फ़ोन नहीं उठ रहे थे। रचिता के फ़ोन पर रिंग जा रही थी, पर सरस का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आखिर कहाँ जा सकते हैं दोनों? घर में दो अजनबी लोग ठहरे हुए थे। दो दो मर्डर हो गए और वे दोनों गायब हैं। सबसे बड़ी बात कि उन दोनों को घर में होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधियों का पता था। वह लगभग सबके बीच होने वाली बातचीत का वे हिस्सा बन जाते थे। सबकी सुई न चाहते हुए भी रचिता व सरस की तरफ घूम रही थी। अभय वाजपेयी जी एक तरफ खड़े सामने चल रही सारी गतिविधियों को चुपचाप देख रहे थे। वह सबकी भाव भंगिमाओं को भाप रहे थे। समर बराबर रचिता व समर का फोन मिलाता जा रहा था। आप लोगों को किसी पर शक है? पुलिस इंस्पेक्टर देव ने प्रश्नवाचक दृष्टि शंकर पर डाली। शक है भी और नहीं भी, शंकर दुविधा में बोला। पिछले दिनों कुछ ऐसी बातें हुई कि रचिता और सरस पर शक जाता है, लेकिन उनका व्यवहार देखकर नहीं लगता कि वे इतनी बुरी तरह से दो दो मर्डर कर सकते हैं। शंकर बेचारगी से बोला। मर्डर करने वाले सफेद पोश खुद मर्डर नहीं करते, वे किसी के द्वारा भी यह काम करवा सकते हैं। पुरुराज बोला। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि उन्हें एक माली व पिताजी के मर्डर से फायदा क्या होने वाला था। लेकिन कुछ बातें हैं सरस के बारे में जो मैं बता देना चाहता हूं, कहकर शंकर ने वे घटनाएं जिनके कारण उसे सरस पर शक पैदा हो रहा था बता दिया। ये तो काफी पुख्ता सबूत हैं। सरस आपके परिवार का सदस्य नहीं है, तो वह आधी रात को आपके पिताजी के कमरे में जाकर उनसे क्या बात करने की कोशिश कर रहा था? आपके पिताजी का व्हीलचेयर से बिना किसी कारण गिर जाना, डोरी का खुल जाना, जो भी आपने बताया, देव चौंकते हुए बोला। पुरुराज शंकर जी के ये सब बयान नोट कर लो। जी सर। यह सब देख सुनकर अभय वाजपेयी जी अपनी जगह पर खड़े लगातार बेचैन हो रहे थे। समर बार बार फोन कर रहा था, लेकिन सरस व रचिता से बात नहीं हो पा रही थी। अभी वह कुछ कहने ही जा रहा था कि गेट से सरस की कार अंदर आती दिखाई दी। सब चौंक कर बाहर की तरफ देखने लगे। कार पीछे पार्किंग में खड़ी कर सरस रचिता अंदर आ गए और बदहवास से बोले। क्या हुआ? बाहर पुलिस की गाड़ी और अस्पताल की वैन खड़ी देखी। सरस बोला। तभी उसकी नजर देव व पुरुराज पर पड़ी। साथ ही अंदर कमरे से अस्पताल के कर्मचारी शिव प्रसाद जी की डेड बॉडी को बाहर निकाल रहे थे। अरे अंकल को क्या हुआ? वह तेजी से शिव प्रसाद जी की तरफ लपका, लेकिन एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया। सरस अपने को जबरदस्ती छुड़ाता हुआ बाहर जाती शिव प्रसाद जी की बॉडी की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे वहां तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन हुआ क्या है उनको? वह अचंभित व रुआसा सा था। उनका मर्डर हुआ है। इंस्पेक्टर देव ठंडे स्वर में उसे घूरता हुआ बोला। मर्डर हुआ है? पर क्यों? किसने किया? किस लिए किया? सरस ऐसे बोल रहा था जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि आखिर क्या हुआ है। वो भी पता चल जाएगा। पहले तुम यह बताओ कि तुम दोनों अब तक कहाँ थे? तुम्हारे फोन क्यों नहीं मिल रहे थे? देव ने पूछा। तभी एक पुलिस वाला देव के पास आकर बोला। सर, जगजीवन मरा नहीं है, उसकी नब्ज चल रही है अभी। यह तो बहुत अच्छी खबर है, देव बोला। जगजीवन को होश आ जाए तो हत्यारा पकड़ में आ जाएगा सर। कहते हुए पुरुराज सरस और रचिता के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। हाँ, तो तुमने बताया नहीं कि तुम दोनों कहाँ थे अब तक? जब होटल से मर्डर की खबर सुनकर सब लोग घर पहुंचे तो तुम क्यों नहीं आए? और तुम कह रहे हो कि तुम्हें घटना के बारे में मालूम तक नहीं? देव शब्दों को चबाता हुआ बोला। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। दुल्हन की विदाई के तुरंत बाद हम दोनों होटल के मैनेजर के कमरे में चले गए थे। रचिता की तबीयत नींद पूरी न होने व इतने दिनों से हैवी खाना खाने के कारण खराब हो रही थी। वह उल्टी आने की शिकायत कर रही थी। एक बार सोचा कि जल्दी से आम्रपाली आकर उसे कोई दवा देकर सुला दूं, लेकिन उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी। मैंने मैनेजर से आसपास कोई दवाई की दुकान या किसी तरह की भी कोई मेडिकल हेल्प मिलने की बाबत पूछा, तो उसने पास में ही रहने वाले अपने एक रिश्तेदार डॉक्टर के बारे में बताया और उन डॉक्टर को फ़ोन करके हमारी मदद करने के लिए भी कह दिया। जब हम बाहर आए तो हमें कोई दिखाई नहीं दिया। रचिता की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए बिना देरी किए मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया।
उन्होंने इसे ऊपरी तौर पर चेक किया, तुरंत राहत देने के लिए दवाई दी, फिर किसी लेडी डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, क्योंकि रचिता से बात करके उन्हें लगा कि वह गर्भवती है। सरस हल्का सा मुस्कुरा गया। इतनी सुबह हम लेडी डॉक्टर को कहाँ ढूंढते, इसलिए केमिस्ट से प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेने चले गए। वहां से होटल चले गए। होटल में जो कमरे लिए थे वे 12 बजे तक थे, इसलिए वहीं पर थोड़ा आराम कर लिया। फिर होटल का पूरा हिसाब किताब करके सीधे घर ही आ रहे हैं। सरस पूरी बात बताता हुआ बोला। लेकिन तुम्हारे फोन क्यों नहीं मिल रहे थे? देव गुर्राया। मालूम नहीं, रचिता का फोन शायद साइलेंट पर था, इसलिए सुनाई नहीं दिया। और मेरा, वह अपना फोन निकालता हुआ बोला, लगता है डिस्चार्ज हो गया। देव ने सरस से मैनेजर और डॉक्टर के फोन नंबर लेकर कॉल किया तो सरस की बात सच थी। उसके बाद केमिस्ट का नाम पूछकर वहां पता करवाया तो वह भी सच निकला। सरस और रचिता की कहानी चाहे सच प्रमाणित हो गई थी, पर कोई भी अभी तक उन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पा रहा था। सभी समझ रहे थे कि यह सचित्र कहानी गढ़ी गई है। पुरुराज, जरा पता करो माली को होश आया या नहीं। होश में आने पर जब तक उसका बयान न हो जाए किसी को उससे मिलने न दिया जाए, कहकर देव बाहर की तरफ मुड़ गया। जी सर, वहां पर पुलिस बल तैनात है, पुरु बोला। मिस्टर सरस, आपको और रचिता को तब तक हमारे साथ चलना पड़ेगा, देव बोला। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर? क्योंकि गवाहों के बयानों के कारण आप शक के घेरे में हैं। सरस बहुत कुछ बोलना चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाया। उसने एक नज़र अभय वाजपेयी पर डाली और पुलिस वालों के साथ चला गया। 2 पुलिस वालों को बाहर तैनात कर शेष पुलिस की टीम वापस चली गई। शिव प्रसाद जी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु कनपटी पर घातक चोट के कारण हुई थी। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन रचिता और सरस शक के घेरे में थे। वे पुलिस के पहरे में थे। जगजीवन को अभी तक होश नहीं आया था और डॉक्टर के अनुसार उसके चांसेस भी कम थे। सरस और रचिता अपने पक्ष में कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। सारा परिवार आज एक साथ शिव प्रसाद जी के कमरे में बैठा सोच में डूबा था। बहुत देर से तर्क वितर्क चल रहा था कि आखिर पिताजी ने वसीयत कहाँ रख छोड़ी है। पिताजी ने एक बार बहुत पूछने पर किसी तरह बताया था कि उन्होंने वसीयत की है, लेकिन मैंने दिल्ली में अपने घर में सब जगह ढूंढ ली, मुझे तो कहीं नहीं मिली। शंकर बोला। मैं तो सोचता था कि वसीयत जरूर आपके पास होगी, लेकिन आपके पास नहीं है तो फिर कहाँ है? समर बोला। हाँ, अगर आपके पास नहीं तो फिर कहाँ है? वरुण और शालिनी दोनों एक साथ बोले। वसीयत मेरे पास है। एकाएक चुपचाप बैठे अभय वाजपेयी जी अचानक बोले। वे चुपचाप एक तरफ बैठे इतनी देर से सबकी बातें सुन रहे थे। आपके पास? चारों भाई बहन उनकी बात सुनकर चौंक गए। लेकिन आपके पास क्यों? इसके पीछे भी एक दर्द भरी कहानी है, जो अब तुम लोगों को बतानी ही पड़ेगी। अभय वाजपेयी सबके चेहरों पर एक नज़र डालते हुए बोले। तुम्हारे पिता शिव प्रसाद मेरे बहुत गहरे दोस्त थे, इस बात को तुम सब हमेशा से जानते हो, लेकिन हमारा रिश्ता कितना गहरा था आज तुम्हें पता चल जाएगा। वे उठकर 2 कदम चले, फिर वापस बैठ गए। 2 मिनट बाद उन्होंने फिर से कहना प्रारंभ किया। बहुत चाहा शिव ने कि अपने ठीक रहते अपने जीवन में ही तुम सबको अपने जीवन का वह राज बता दे, लेकिन बेचारा हिम्मत न कर सका और अपने ही बच्चों की नाराजगी के डर के आगे हार गया। कैसा राज? शंकर आश्चर्य से बोला। समर, वरुण व शालिनी भी उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगे। सरल स्वभाव का था मेरा दोस्त, बेहद भावुक मिजाज का, हरदम प्रसन्न रहने वाला। खुश था अपनी पत्नी व 4 बच्चों के साथ इस आम्रपाली में, लेकिन उसकी खुशियों को ग्रहण लग गया उस वक्त जब डॉक्टर ने जया भाभी यानी तुम्हारी माँ को अंतिम स्टेज का कैंसर बताया। उसने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन वे हम सबको छोड़कर चली गईं। पल भर के लिए चारों भाई बहन की आंखों में माँ के दिवंगत होने का दृश्य सजीव हो उठा। तुम लोग अपनी किशोरावस्था से गुजर रहे थे। थोड़े समय बाद तुम चारों तो अपनी पढ़ाई लिखाई व अपनी मित्र मंडली के साथ व्यस्त होने लगे, लेकिन शिव की जिंदगी अकेली होने लगी। तुम्हारी बुआ ने एक बार शिव की दूसरी शादी की पेशकश की तो तुम चारों भाई बहन ने इसका पुरजोर विरोध किया था। तुम सब उस समय छोटे थे,
लेकिन अब शायद शिव की जीवन साथी की जरूरत को महसूस कर पाओगे। अभय वाजपेयी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। चारों भाई बहन को उनकी बात उचित लग रही थी, यहां तक कि कमरे में उपस्थित नई पीढ़ी के बच्चों को भी। शिव किसी तरह अकेले ही अपनी जिंदगी के पन्ने पलटने लगा। उस समय जगजीवन ने उसका बहुत ध्यान रखा और तुम बच्चों का भी, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए पिताजी उसे कुछ रुपया देने को बोलते रहे हैं। पर अब तो जगजीवन भी, समर ने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्हीं दिनों ऑफिस में ज्योति शिव के संपर्क में आई। वह गरीब साधारण सी लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी और उसके ऑफिस में क्लर्क थी। दो अतृप्त आत्माओं की भावनात्मक व शारीरिक जरूरतें उन्हें पास आने के लिए मजबूर करने लगी और ज्योति गर्भवती हो गई। शिव जैसा आदर्श पुरुष किसी को मझधार में नहीं छोड़ सकता था। उसने ज्योति से पंडित को बुलाकर शादी कर ली। गवाह के रूप में मैं, फोटोग्राफर व ज्योति की माँ ही थी। मैंने शिव को ज्योति को आम्रपाली ले जाने के लिए बहुत कहा, पर तुम बच्चों की नाराजगी का डर वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने बाहर ही ज्योति व उसकी माँ के लिए रहने का अच्छा प्रबंध कर दिया। हर तरह से देखभाल की। जब भी वह घर से लंबे टूर पर जाता तो इसी बहाने कुछ दिन ज्योति वह अपने बेटे के साथ बिता आता। चारों भाई बहन अपने दिवंगत पिता के जीवन की इस फिल्मी सी कहानी को चुपचाप सुन रहे थे कि बेटे की बात सुनकर चौंक गए। बेटा? लेकिन कहाँ है वह बेटा और पिताजी की दूसरी पत्नी? शालिनी अभी भी इस कहानी पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ज्योति भी बहुत ज्यादा साथ नहीं निभा पाई शिव का, और बेचारा शिव फिर एक बार अकेला हो गया। थोड़े समय बाद उसकी माँ भी चल बसी। अब शिव के सामने बेटे के लालन पालन की समस्या पैदा हो रही थी। उस समय वह लगभग 12 साल का हो गया था। आखिर शिव ने उसे हॉस्टल में डाल दिया। वह पढ़ने में बेहद कुशाग्र बुद्धि का निकला। इंजीनियरिंग व MBA करके उसकी नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। वह लंदन चला गया। अपनी साथ की लड़की से विवाह भी कर लिया। लेकिन शिव के हृदय में एक कशक हमेशा बनी रही कि वह ज्योति व उसके बेटे के साथ एक पिता व पति के रूप में न्याय नहीं कर पाया। भले ही उसने दूर से उसकी पूरी परवरिश की, लेकिन पिता का प्यार नहीं दे पाया, बेटे का हक नहीं दे पाया। उसे और उसकी मां को आम्रपाली में प्रवेश नहीं दिला पाया। कहते कहते अभय जी की आंखें दोस्त की मजबूरी से अनायास ही भर गईं। चारों भाई बहन पिता की जिंदगी के इतने बड़े रहस्योद्घाटन से हतप्रभ थे। लेकिन वह बेटा कहाँ है और आपके पास क्यों रखवाई पिताजी ने वसीयत? वरुण बोला। इसलिए क्योंकि यह आम्रपाली तुम्हारे पिताजी ने अपने उस बेटे के नाम किया था। बाकी की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस वगैरह सब तुम चारों के नाम है। क्या? चारों के मुंह से एक साथ निकला। लेकिन पिताजी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? शायद ऐसा करके वे अपने उस बेटे के प्रति किए अन्याय का प्रतिकार करना चाहते थे। ज्योति के प्रति अनजाने में हुए अन्याय के पाप को धोना चाहते थे। उन्हें आम्रपाली लाने की अदम्य इच्छा होते हुए भी आम्रपाली नहीं ला पाया था मेरा दोस्त। बस ऐसा करके अपनी आत्मा को शांति देना चाहता था। पर तुम सब इस पर ऐतराज करोगे, इस बात का अंदेशा था उसे, इसलिए वसीयत मेरे पास रख छोड़ी। लेकिन कहाँ है वह वसीयत और पिताजी का वह बेटा? शालिनी ने पूछा। वसीयत तो फिर दोबारा बदल दी गई है, अभय जी बोले। दोबारा बदल दी गई? लेकिन किसने बदली पिताजी की वसीयत? शालिनी आश्चर्य से बोली। उसी ने जिसके नाम शिव ने वसीयत की थी, यानी तुम्हारे चौथे भाई ने। चौथे भाई ने? अब किसके नाम कर दी? शंकर मायूसी से बोला। तुम सबके नाम, यानी कि एक परिवार की संपत्ति रहेगा अब आम्रपाली। परिवार का जो सदस्य यहाँ रहना चाहता है रह सकता है। सब आश्चर्यचकित हो अभय जी का चेहरा देख रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों किया उसने? वरुण बोला। क्योंकि उसे आम्रपाली नहीं बल्कि आम्रपाली में रहने वाला अपना परिवार चाहिए था, जो उसे कभी मिला ही नहीं। वह और उसकी पत्नी दोनों उच्च पद पर कार्यरत हैं। उन्हें धन संपत्ति का कोई मोह नहीं। जब मैंने उसे आम्रपाली व शिव की, उसके व उसकी माँ के प्रति भावना के बारे में बताया तो वह द्रवित हो गया। वह पिता से मिलने के लिए तड़प उठा। लेकिन जब तक उसके आने का पक्का हुआ तब तक शिव को पैरालिटिक अटैक पड़ गया था। यह सोचकर वह रुक गया कि कुछ कंडीशन सुधरने पर जाना ठीक रहेगा।
इसी बीच पिंकी की शादी तय हो गई और शिव की इच्छा पर यह शादी आम्रपाली में होनी तय हो गई। उसे मानो मनचाही मुराद मिल गई। उसने आने का प्लान कर लिया और मुझसे इच्छा जाहिर की कि उसे आम्रपाली नहीं चाहिए बल्कि अपने भाई बहन चाहिए, जिनके प्यार व सामीप्य के लिए वह जीवन भर तड़पता रहा। मैंने इसमें उसकी मदद की और उसे बहाने से इस घर में ले आया और साथ ही वसीयत बदलने में भी मदद की। इस घर में मतलब कि आम्रपाली में? सबके मुंह से एक साथ निकला। लेकिन कहाँ है वह? इतने दिनों से तुम्हारे साथ रहा, शादी का सारा काम संभाला, तुम लोगों के साथ परिवार के सदस्य की तरह रहा, तुम सबके प्यार दुलार पाने के लिए तरसता रहा। आप कहीं सरस की बात तो नहीं कर रहे? एकाएक शंकर बोला। हाँ शंकर, वे सरस और रचिता ही हैं जो तुम्हारे घर की शादी को किसी प्रोफेशनल्स की तरह नहीं बल्कि चाचा चाची की तरह निभा रहे हैं। शंकर के सामने सब कुछ चलचित्र की तरह घूम गया। सरस रचिता का बार बार खर्चे को लेकर आश्वस्त करना, सरस का उस दिन रात में पिताजी से कुछ कहने की कोशिश करना, हर जिम्मेदारी को आगे बढ़कर निभाना, सबके साथ खुशियां मनाना, होटल के बजाय घर पर ही रहना, अपनी माँ का बड़ा सा फोटो कमरे में रखना। ओह, इतना कुछ और उन्हें पता भी न चला। लेकिन आपने यह सब पहले क्यों नहीं बताया? हमारी गलती से उस पर केस भी चल सकता है। इसलिए कि कोई मौका ही नहीं बन पा रहा था। सोचा था शादी के बाद बताऊंगा, लेकिन शिव की हत्या व जगजीवन की हत्या के प्रयास ने गुत्थियां उलझा दी। तभी शंकर के फोन की घंटी बज गई। शंकर ने कॉल रिसीव किया। अस्पताल से फोन था। जगजीवन को होश आ गया था और इस वक्त वह अंदर इंस्पेक्टर देव को अपना बयान दे रहा था। ओह थैंक गॉड, शंकर के मुंह से निकला। अब सब ठीक हो जाएगा। आखिर वह कौन है जिसने पिताजी को मारा है? जगजीवन के होश में आने से सबको उलझने सुलझती नजर आने लगी थी। तीनों भाई अस्पताल की तरफ चल दिए। तीनों भाई अस्पताल में दाखिल हुए तो जगजीवन के बयान खत्म हो गए थे। डॉक्टर उसे अटेंड कर रहे थे। देव अपने असिस्टेंट पुरु के साथ अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा कुछ डिस्कस कर रहा था। उन्हें देखकर बोला, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। जगजीवन ने बता दिया है, उस दिन उसका दामाद बदमाश रंजीत उसके कमरे में आया था। कहते हुए देव ने जो भी इस दिन हुआ था और जगजीवन ने बताया था सब कुछ तीनों भाइयों को बताया। ओह, यह सब तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर जगजीवन को होश नहीं आता तो दोनों हत्याओं का रहस्य ही रह जाता, क्योंकि रंजीत आम्रपाली के पीछे घने पेड़ों की तरफ की दीवार से अंदर आया और गया। दामाद की बात पर जगजीवन बहुत शोर भी नहीं मचा पाया। लेकिन उसे भी नहीं पता रहा होगा कि वह इतना बड़ा कांड कर देगा। शंकर बोला, हाँ, उसे शिवप्रसाद जी की हत्या का पता नहीं था। वह चोरी तक की ही बात समझकर रंजीत से भिड़ा था और रंजीत ने उसे मारने की कोशिश कर दी। देव बोला, लेकिन अब रंजीत कैसे पकड़ा जाएगा? समर बोला, जगजीवन ने उसके 2-3 ठिकानों के बारे में बता दिया है। उन जगहों पर पुलिस टीम रवाना हो गई है। उम्मीद है जल्दी ही पकड़ा जाएगा। देव बोला, सर एक निवेदन है। अब जब सब कुछ साफ हो गया है तो हमें सरस पर कोई शक नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। शंकर बोला, पहले रंजीत को तो पकड़ में आने दो, कहकर देव बाहर की तरफ चला गया। तीनों भाई डॉक्टर की इजाजत लेकर जगजीवन से मिलने गए। जगजीवन उन्हें देखकर रोने को हो आया। उसे शिवप्रसाद जी की इतनी दर्दनाक मौत का बहुत गम था। रंजीत के कृत्य से शर्मिंदा हो उसने किसी तरह दोनों हाथ उठाकर जोड़ दिए। शंकर ने उसके हाथ पकड़ मूक सांत्वना दी। जगजीवन से मिलने के बाद तीनों भाई घर चले गए। सारा परिवार शादी के बाद की धमाचौकड़ी व शिव प्रसाद जी की मौत के बाद एक साथ खुशी व गम के झूले में झूलते नजदीक आ रहे थे। सरस के प्रति आकर्षण का भाव सबके मन में जन्म ले रहा था। आकर्षण धीरे धीरे स्नेह में परिवर्तित हो रहा था। चारों भाई बहन अब उम्र के खास मुकाम पर पहुंच चुके थे और पिता की उस समय जीवन साथी के जाने के बाद के अकेलेपन को समझ रहे थे। लेकिन समय तो अब लौट नहीं सकता। उस गलती को सुधारा जा सकता है सरस व रचिता को अपनाकर। वह जिस प्यार से जिंदगी भर वंचित रहा, रिश्तों की वह गर्माहट उसे देकर। उन्हें इंतजार था कि कब रंजीत पकड़ा जाए और सरस व रचिता घर आ सकें।
अगले दिन की सुबह यूं तो सबके लिए एक आम सुबह थी, पर आम्रपाली की वह एक खास सुबह थी जब शंकर के मोबाइल ने बजकर यह खुशखबरी सुनाई कि रंजीत पकड़ा गया और उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया। उसे अलमारी की चाबी का सुराग घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली नौकरानी से बातों बातों में पता चला था। वे आकर सरस व रचिता को घर ले जा सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आता हूँ। शंकर को लगा एक पहाड़ सा बोझ था हृदय पर, अचानक हल्का फुल्का हो गया। सबने आम्रपाली को सरस के स्वागत के लिए तैयार किया। सरस व रचिता के कमरे को सजाया, ज्योति की फोटो को हॉल में, शिव प्रसाद जी व जया की फोटो के साथ दीवार पर टांग दिया। शंकर और अभय वाजपेयी जी पुलिस चौकी चले गए। सरस जब शंकर के सामने आया तो आज शंकर की आंखों में अपने लिए बेइंतहा अनुराग पाकर उसकी आंखें छलछला गईं। बड़ा भाई पिता समान होता है, यह सोचकर वह शंकर के पैरों में झुक गया। शंकर ने उसे कसकर बहुपास में समेट लिया। मुझे माफ कर दो सरस, मेरे बिना बात के शक के कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े। बस भैया, अब पुरानी बातें हम सब भूल जाएं। किसी की भी कोई गलती नहीं थी, परिस्थितिवश बहुत सी बातें हो जाती हैं। चलो घर चलें। शंकर पैर छूती रचिता के सिर पर हाथ रखता हुआ बोला। घर में पूरे परिवार ने आम्रपाली में उनका हृदय तल से स्वागत किया। हॉल में पहुंचते ही माँ पिताजी की फोटो पर नजर पड़ गई। आज आम्रपाली ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी माँ को भी शिव प्रसाद जी की पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लिया था। उसने परम संतुष्टि से रचिता की तरफ देखा। रचिता ने धीरे से मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। एक वही तो जानती थी सरस के अंदर की बेचैनी को, जिसे आज करार मिल गया था। सरस पहले भी उन्हीं के बीच रह रहा था, पर बाहरी व्यक्ति की तरह, अब घर का सदस्य था। सब में उन दोनों पर अपना प्यार उड़ेलने की होड़ मची थी। रचिता व सरस उस प्यार में डूब उतरा रहे थे। अगले दिन सरस को निकलना था। दिल्ली से उसकी फ्लाइट थी। दिल्ली तक टैक्सी से जाना था। सामान कार में लद चुका था। सब सरस व रचिता को विदा देने गेट पर खड़े थे। सबके गले मिलकर सरस शंकर के पैर छूकर गले लगा तो शंकर उसे गले लगाकर बोला, सरस, यह आम्रपाली तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा, और साथ ही इसमें रहने वाले भी। तुम वादा करो कि साल में एक बार भारत जरूर आओगे और हम सपरिवार आकर आम्रपाली में रहकर रिश्तों की डोर को मजबूत करेंगे। यह आम्रपाली हमारे परिवार की शान व पहचान हमेशा बना रहेगा। तुमने हमको अनजाने में बहुत कुछ सिखा दिया। हमारे पास सारे रिश्ते थे और हम उन्हें तवज्जो न देकर आम्रपाली के मिट्टी ईंट पत्थर में निहित स्वार्थ व संपत्ति को ही सर्वोपरि मान रहे थे। भूल रहे थे कि आम्रपाली का वजूद हमसे है। अब हम प्यार स्नेह की इस विरासत को परिवार व रिश्तों के रूप में संभाल कर रखेंगे। ठीक है भैया, मैं वादा करता हूँ, और वैसे भी आम्रपाली में मेरा परिवार मुझे हमेशा भारत आने के लिए आवाज देगा, तो मैं रुक कहाँ पाऊंगा। सरस ने कहा तो सबकी आंखें भीग गईं। टैक्सी चली जा रही थी, लेकिन परिवार के सभी सदस्य अभी भी अपनी गीली हो आई आंखों को पोंछ रहे थे। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी आम्रपाली।